कयास ये लगाए जा रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनावों में आप भी टिकट के दावेदार होंगे। तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए। कांग्रेस ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो 1500 रुपए एक नई योजना के साथ यहाँ पर लेकर आएंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आपकी सरकार आएगी, ना 15 देंगे। कर्मचारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं संगठन से और पार्टी के कार्य क्षेत्र से काफ़ी जो है नाराज़ है, खासकर जो पुरानी पेंशन स्कीम की हम बात करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उनको नियमित कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन की यदि हम बात करें तो भोपाल और इंदौर की अपेक्षा जबलपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सब्सिडी भी दे रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है। जैसे कि फ्लाईओवर की बात हो रही है या फिर रिंग रोड की बात हो रही है, तो विकास सुनियोजित तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है सर। जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं। सर नगर सत्ता की यदि हम बात करें तो 18 साल बाद कांग्रेस के महापौर आज नगर सत्ता में काबिज हैं, तो ऐसी कहाँ पे कमियां रह गई जिस कारण आपको ये सत्ता खोनी पड़ी सर? आज 1 साल होने को आ रहे हैं महापौर जी को बने हुए जी। केवल घोषणाओं के अलावा 1 साल कूद के पांव पालने में दिखने लगते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पराज सिंह इनव्यू के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हमारी इस पॉलिटिकल सीरीज में आज हम आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने लाए हैं जबलपुर के पूर्व महापौर तथा वर्तमान में बीजेपी नगर अध्यक्ष श्री प्रभात साहू जी को। तो वर्तमान में इनकी क्या रूपरेखा है तथा भविष्य में आने वाले चुनावों पर किस तरह से इनकी तैयारी है, जबलपुर के विकास कार्य तथा आगामी रणनीति के बारे में इनसे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा इनव्यू की टीम की तरफ से और आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि बीजेपी ने आपको जबलपुर बीजेपी का नगर अध्यक्ष बनाया और ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण पद आपको दिया गया है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जबलपुर में नगर की यदि मैं बात करूं तो 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं, केवल एक ही सीट बीजेपी के पास है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सर? निश्चित रूप से चुनौतियाँ हैं और पिछली बार परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में चलते 3 विधानसभा हम हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय भी रहा है, क्योंकि लगातार संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर लगातार बहुत सारे ऐसे काम हुए थे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं हम अपनी बात जनता तक पहुँचाने में संभवतः सफल नहीं रहे होंगे और उसके कारण से, और उसके बाद एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि महापौर के चुनाव में हमने लूज़ किया है जी। तो निश्चित रूप से चुनौती तो है कि 3 विधानसभा और महापौर भी जाने के बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जबलपुर शहर गढ़ रहा। हमारे बहुत सारे पुराने नेता बाबूराव परांजपे से मनोहरराव सहस्बुद्धे जी, मेरे पिताजी स्वयं चिंतामन साहू जी, लगातार सारे ओंकार तिवारी जैसे लोगों ने लगातार संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया और उसके बाद से लगातार लंबे समय तक जबलपुर शहर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा। लेकिन पिछले चुनाव में जो कुछ भी परिस्थितियाँ बनी तो चुनौतियां हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा मजबूत है जी। और नीचे तक हमारी बूथ की इकाइयाँ, हमारे मोर्चे, प्रकोष्ठ, हमारे मंडल के पदाधिकारी और मंडलों में हमारा गठन है, ज़िले में हमारा गठन है, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ का गठन है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पिछली बार जो कमियाँ रह गई होंगी या जो चूक हुई होगी, तो अभी लगातार संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहेंगे और सफलता मिलेगी जी। संगठन की बात यदि करें सर, तो संगठन में सर हम अक्सर देखने में आता है कि अजय बिश्नोई जी हैं या पूर्व विधायक बब्बू जी हैं, इन लोगों ने लगातार संगठन को घेरने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी है। तो बीजेपी के नगर अध्यक्ष होने के नाते आप इस चुनौती का सामना कैसे करेंगे कि आने वाले चुनावों में इससे आपको किसी तरह का नुकसान ना हो? देखिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है जी, पर मैं ऐसा मानता हूं कि यदि संगठन से किसी बात की नाराज़गी है या सरकार से किसी बात की नाराज़गी है, किसी को भी हो, तो पार्टी का उचित फोरम है, प्रदेश में फोरम है, संगठन में, सरकार में है, उस फोरम पे अपनी बात कहना चाहिए जी। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप उस फोरम पे अपनी बात कहेंगे तो कहीं ना कहीं उसका निराकरण जरूर होगा जी। और चूँकि लंबे समय मैंने पार्टी में काम किया माननीय बिश्नोई जी के साथ, वो तो मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा रहे हैं और उनका हाथ पकड़ के हम सब लोगों ने राजनीति में काम किया है। और बब्बू भाई हैं, तो सबसे मेरा संपर्क संवाद सबसे है जी। तो जब परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी और कई भविष्य में बात आएगी तो मैं ऐसा मानता हूँ कि संवाद हीनता नहीं होना चाहिए जी। संवाद होगा तो सारी समस्याओं का निदान होगा जी।
टिकट वितरण में सर, यदि हम आगामी चुनावों की बात करें, खासकर जबलपुर में, जैसे कि 3 सीटों में आपको सीधे सीधे चुनौती है, तो इसमें जो दावेदार हैं आपके, उसमें क्या राजनीतिक समीकरण क्या बन रहे हैं? क्या वो कास्ट के आधार पर मिलेगा, विकास के आधार पर मिलेगा? क्योंकि अंदर काफ़ी सारे दावेदार आ रहे हैं टिकट के। देखिए, टिकट की जहाँ तक बात है तो ये निर्णय प्रदेश नेतृत्व को करना है, जिसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है जी। हमारा जो रोल है वो है कि हम नीचे तक संगठन को कैसे मजबूत करें, जनता के बीच में हम जाएं, अपनी बात कहें और पार्टी के लिए उचित फोरम तैयार करें। जी। टिकट का निर्णय पार्टी करेगी, प्रदेश का हाईकमान करेगा, राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय उनकी चयन समिति बनती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पार्टी को अपने स्तर पर जब निर्णय होगा तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उस पर ही पार्टी अपना दांव लगाएगी। जी। ये मेरा अपना आकलन है। अच्छा सर, क्योंकि आपका राजनीतिक कद काफ़ी ऊंचा रहा है और जबलपुर क्षेत्र में आप पूर्व महापौर के तौर पे आपने काफ़ी विकास कार्य भी किए हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि आगामी विधानसभा चुनावों में आप भी टिकट के दावेदार होंगे, पर शायद संगठन ने आपको जिलाध्यक्ष का पद देकर, क्या इसे हम ये माने कि एक सांत्वना देने का प्रयास किया है? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है कि जो अध्यक्ष नहीं होगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जी। पिछली बार 5 जिलाध्यक्ष विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जी। समय आएगा तो मैं भी अपनी बात लेकिन उचित फोरम पे बोलूँगा। जी। और फिर निर्णय प्रदेश नेतृत्व को करना है, हाईकमान को करना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में काम करते समय यदि व्यक्ति के पास महत्वाकांक्षा नहीं होगी, जी। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं पार्षद बनूं, मैं विधायक बनूं, मैं सांसद बनूं, तो महत्वाकांक्षा तो होना चाहिए। जी। और महत्वाकांक्षा नहीं है तो फिर राजनीति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और समाज की सेवा, लोगों की सेवा, हमारा शहर का विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जी। तो जब समय आएगा तो उचित फोरम पे अपनी बात कहूँगा। यानी कि हम ये मान के चलें कि आने वाले चुनावों में आप भी अपनी दावेदारी पेश निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई चलिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी। चुनावों की हम बात यदि आगे बढ़ाएं तो जैसा कि लाडली लक्ष्मी योजना में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो 1500 रुपये एक नई योजना के साथ यहाँ पर लेकर आएंगे। देखिए, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम इस प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, जी। भत्ता देंगे। तो क्या दिया उन्होंने? किसानों के ऋण की माफ़ी की बात की थी, तो क्या उन्होंने किसानों का ऋण माफ़ किया? इवन जो सरकार की योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि हमारे पास धन की कमी है, हमारे पास फंड की कमी है। जी। लेकिन जैसे ही माननीय शिवराज जी ने सरकार को संभाला और उसके बाद आप देखिए कि जिस तेज गति से आज यदि हमने इस बात की घोषणा की है, तो केवल घोषणा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री ने जब इस बात की घोषणा की थी कि लाडली बहनों को हम प्रत्येक माह 1000 रुपये देंगे, तो लोग कयास लगा रहे थे कि ये मात्र घोषणा है, लेकिन उन्होंने तारीख तय कर दी। जैसे कहते थे ना कि कांग्रेसी कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, तो हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, भूमि पूजन कर दिया, आज मंदिर बन रहा है। तो वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाओं की घोषणा की, मैं समझता हूं कि ऐसी कोई योजना नहीं है जो नीचे तक नहीं उतरी हो। लाडली बहना को लेकर निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम किया। कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की जब सरकार आएगी हवाई बात करना, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना आपकी सरकार आएगी, ना 1500 देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे आगे बढ़कर बोला कि 1000 रुपये, 1250, 1500 और इसको हम 3000 तक ले जाकर समापन करेंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे लगभग 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर बहनों के खाते में ये 1500 की बात कर रही है, तो सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, हम तो उसको करके दिखा रहे हैं। हमने तो बहनों के खाते में पैसा दे दिया, ये दूसरी किस्त चली गई, अगले अभी अगस्त में तीसरी किस्त आ जाएगी। तो सरकार ने जितनी भी घोषणा की माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास है। सर, काफ़ी लंबे समय से सर आपकी पार्टी सत्ता में है और ये देखा जा रहा है कि कर्मचारी वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं संगठन से और पार्टी के कार्य क्षेत्र से काफ़ी जो है नाराज़ है, खासकर जो पुरानी पेंशन स्कीम की हम बात करें। तो क्या आगामी चुनावी जो है उसमें कर्मचारियों का वोट एक चुनौती होगा पार्टी के लिए? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार ने अभी जो संविदा में काम करने वाले कर्मचारियों थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उनको नियमित कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाएगा। जी। अभी मैं एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ, मुख्यमंत्री युवा अन्नद्योत योजना, और उसमें 25 नौजवानों को रोजगार देने की बात की और उनको अभी आज हमने उनको चाबियां भेंट की है। 90% तक लोन है और उसमें केवल 3% ब्याज
तो हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने की बात भी कर रही है। वहीं सरकारी कर्मचारियों के हित में जो बेहतर निर्णय हो सकते, निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आप यदि आकलन करेंगे तो कर्मचारियों के हित में जितने बेहतर निर्णय शिवराज जी की सरकार में हुए शायद संभवतः कभी नहीं हुए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या लागू देखिए किया जा सकता है? ये सरकार के स्तर पर तय होना, प्रदेश स्तर पर तय होना, मुख्यमंत्री, ये मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, जिले में रहता हूँ, लेकिन सरकार के ध्यान में ये बात है, आने वाले समय में निश्चित रूप से विचार होगा और उस पर जो बेहतर निर्णय हो सकता है सरकार करेगी। चलिए सर, जिले स्तर की यदि हम बात करें तो आज हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की यदि हम बात करें तो भोपाल और इंदौर की अपेक्षा जबलपुर बहुत पिछड़ा हुआ है। इवन मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो कटनी भी जबलपुर से काफ़ी उन्नत माना जाता है। तो रोजगार देने की तो बात हो रही है सर, लेकिन इंडस्ट्री लगाने को लेकर जिस तरह से प्रयास होना चाहिए वो जबलपुर में हो नहीं रहे हैं। आज जबलपुर के आसपास एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो कम से कम 500 लोगों को रोजगार देती हो। इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है? देखिए, अभी IT सेक्टर को लेकर लगातार हमने काम किया। आज सैकड़ों की संख्या में आप बरगेज के पास जो हमारा बड़ा एक IT सेक्टर बना हुआ है, उसमें मैं समझता हूँ कि सैकड़ों नौजवानों को रोजगार मिल रहा है IT सेक्टर में। तो जहाँ तक बड़ी कंपनियों की बात है, लगातार उसमें प्रयास भी हुए। आज देखिए मनेरी, बरेला के पास मनेरी पे हमारा जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल है जो कभी नहीं था, आज मैं अभी कुछ दिन पहले निरीक्षण करने गया था। तो सरकार लोगों के हितों की चिंता करते हुए बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए सब्सिडी भी दे रही है, प्रोत्साहित भी कर रही है। और सरकार इस बात को हमेशा नौजवानों से कह रही है कि आप नौकरी मत मांगिए, आप नौकरी देने वाले बनिए, बड़ी इंडस्ट्रीज लगाइए, सरकार आपके साथ है। चलिए ठीक है सर, आई होप ये प्रयास भी हो। सर, जैसे कि मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, इसके बारे में हमने ये भी देखा कि 7 जिलों की कमान आपके पास थी, लेकिन हमने देखा कि ये केवल एक नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। कुछ कार्य सर जरूर जनता के साथ शेयर करें जो उसमें पद में रहते हुए आपने किए सर। देखिए, जो महाकौशल विकास प्राधिकरण था वो प्रारंभिक तौर पर समय मेरे कार्यकाल के पहले बना था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अपडेट हुआ है और सभी जिलों के जो हमारे जनप्रतिनिधि जब अपनी डिमांड हमारे पास भेजते थे तो वो डिमांड, उनकी योजनाओं को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाते थे। वहाँ से जो राशि आती थी वो फिर हम विधायकों को वितरित करते थे। तो ये एक प्रकार से महाकौशल विकास प्राधिकरण एक एजेंसी थी जो 7 जिलों में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ से भी डिमांड आई हमने उसको पूरा करने की कोशिश की है। राशि की भी डिमांड बढ़ी है। प्रारंभिक तौर पर महाकौशल विकास प्राधिकरण में कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में बहुत बेहतर स्थिति में जी। और आने वाले समय में कार्य जो आपके कार्यकाल में हुए सर, देखिए हम कोई विशेष जगह काम नहीं करते। जो कटनी है, बालाघाट है, वहाँ के विधायक ने उन्होंने बोला कि मान लीजिए स्कूल के जीर्णोद्धार के, हमने स्कूलों शालाओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर पैसा दिया। सड़कों के निर्माण के लिए हम हमेशा कहते थे कि वहाँ पर आपकी जो दूसरी एजेंसी हैं, PWD काम कर रही है, नगर निगम है, नगर पालिका है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टिव काम विशेषकर से हमारी पूरा फोकस स्कूलों के ऊपर था और उस तरह के काम आप लेकर आएंगे तो हमने उस पर ही बड़ी राशि और पूरी। चलिए ठीक है सर। सर, आने वाले समय पे यदि हम बात करें कि आजकल के लोकल चुनावों पर भी राष्ट्रीय मुद्दे बहुत हावी रहते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में हम ये देखेंगे कि शायद टमाटर के दाम हो या डीजल की बात हो, ये सारी चीज़ें बहुत चुनौती पेश कर सकती हैं संगठन के सामने। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये चुनौती होंगी। देखिए कई बार कीमतें बढ़ती हैं समय के हिसाब से, फिर धीरे धीरे कीमतें कम होती हैं, लेकिन जनता के बीच में ओवरऑल आप पिक्चर देखेंगे कि जितनी सरकार की योजनाओं का लाभ माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्ष में प्रदेश की जनता में, हम जिस थीम को लेकर काम कर रहे हैं कि दीनदयाल जी कहते थे कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का, हमने और हमारी सरकार ने, संगठन ने समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश की है। और उनके उत्थान के लिए आप देखें, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए सरकार ने योजनाएं नहीं। मैं स्वयं जब पिछड़ा वर्ग का चेयरमैन था तो उस समय तक कुछ काम वहाँ पर नहीं था, लेकिन जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना चालू करना चाहिए, तो पहले ही किस्त में उन्होंने मुझे 5 करोड़ रुपए दिया। वो पिछड़ा वर्ग स्वरोजगार योजना चल रही है जिसमें 25% की सब्सिडी भी नौजवानों को मिल रही है। तो सरकार के ध्यान में जब भी कोई विषय आया और उसको पहुंचाया गया वहां तक, तो उन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। चलिए सर, जबलपुर क्षेत्र के विकास की यदि हम बात करें, जैसे कि फ्लाईओवर की बात हो रही है या फिर रिंग रोड की बात हो रही है, तो विकास सुनियोजित तरीके से होता हुआ नहीं दिख रहा है सर। जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। डस्ट की यदि हम बात करें तो इसको लेकर क्या कार्य योजना है सर, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो समय पे पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ आती हैं।
आप देखेंगे कि कई बार फॉरेस्ट का एनओसी नहीं मिल पाती है, कई बार अन्य अन्य विभागों की एनओसी नहीं मिल पाती है, रेलवे की एनओसी नहीं हो पाती है, फॉरेस्ट के, ये दो बड़े विभाग हैं जिनके कारण से कई बार परियोजनाओं में विलम्ब होता है। आज हमारा फ्लाईओवर बनके मुझे लगता है लगभग 1 साल में जबलपुर शहर में फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा। रिंग रोड हमारा, अभी मैं परसों हम कलेक्टर के साथ बैठे थे तो उन्होंने जो एक बड़ा नया प्रोजेक्ट कंसेप्ट जबलपुर शहर में दिखाया कि नर्मदा पथ हमारा जो बन रहा है वो लगभग 1112 करोड़ की लागत से जितने वो बनकर तैयार हो गए, कॉरिडोर, नर्मदा कॉरिडोर जो बन रहा है। तो आने वाले, मैं आपको आज ये कहकर जा रहा हूँ, आप आने वाले 7-8 सालों में जबलपुर की तस्वीर बिल्कुल बदली हुई देखेंगे। इतनी बड़ी योजनाएं सरकार फोकस कर रही है, उस पर कंसल्टेंट है, उसमें काम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 7 सालों में, 8 सालों में जबलपुर एकदम बहुत आपको बदला हुआ दिखेगा। चलिए सर, हम आशा तो यही करते हैं। सर, नगर सत्ता की यदि हम बात करें तो 18 साल बाद कांग्रेस के महापौर आज नगर सत्ता में काबिज हैं, तो ऐसी कहाँ पे कमियां रह गई जिस कारण आपको ये सत्ता खोनी पड़ी सर? ये बात सच है कि क्या होता है, कई बार लोकल फॉर वोकल शुरुआती दौर से ही एक वातावरण बन गया और उसको हम कैप्चर नहीं कर पाए, उसको हम पकड़ नहीं पाए, वो एक हमारा बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उस जो पार्टी का नुकसान हुआ वो अलग बात है, लेकिन शहर का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज 1 साल होने को आ रहे हैं महापौर जी को बने हुए हैं। मैं आपसे, आप कभी बुला कर उनसे पूछिएगा कि केवल घोषणाओं के अलावा 1 साल पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। ऐसा कौन सा काम था? उन्होंने कहा था कि एसटीपी प्लांट लगेगा। एसटीपी प्लांट बनने में तो बहुत टाइम नहीं लगता है। नर्मदा जल में, नर्मदा जी में नाले नहीं मिलेंगे, आज भी मिल रहे हैं। शहर का ऐसा कौन सा काम है? ये जबलपुर को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन सब अच्छी बात है कहना जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, नर्मदा जी के प्रदूषण की बात हमेशा से उठती है और ये हमेशा एक मुद्दा रहता है। लेकिन हम हमेशा यही देखने को आता है कि केवल वादों के ऊपर बात करते हैं। आपने भी, आप अभी कहा कि 7-8 वर्षों बाद हम जबलपुर का बदला हुआ नहीं, अभी मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मैंने अभी कलेक्टर क्या हुआ है उसका, नर्मदा जी के ऊपर जो जितने नाले मिल रहे हैं उसका सर्वे हो चुका, उसके एसटीपी प्लांट के लिए उस पर जो अभी जो नर्मदा कॉरिडोर बन रहा है, आने वाले, मैंने बोला ना 5 साल में आपको जितने नाले हैं ये टोटल आपको फिल्टर होकर पानी जाएंगे जी। क्योंकि उन्होंने जो मुझे प्रोजेक्ट दिखाया उस प्रोजेक्ट में वो भी सब शामिल है। लगभग 14 किलोमीटर का वो पथ है। तो नर्मदा जी के किनारे वाले जितने भी नाले हैं, आपको आने वाले समय में कोई भी नाला ऐसा नहीं बचेगा जिसका गंदा पानी नाले के अंदर। चलिए सर, हम आशा यही करते हैं। सर, काम तो आपने बहुत किए महापौर रहते हुए, और हम ये जानना चाहते हैं कि महापौर रहते हुए ऐसे कौन से काम हैं जो आप नहीं कर पाए, जिनका आपको रिग्रेट है, और आप आशा करते हैं कि आने वाले जो भी महापौर हैं या जो वर्तमान महापौर हैं ये वो कामों को कंप्लीट करें। देखिए, महापौर जबलपुर की किसी भी शहर में आप देखें कि लोगों को, विधायक और सांसद से बहुत कम काम पड़ता है जी। उसको सुबह उठता है तो उसको यदि पानी नहीं मिला तो नगर निगम याद आता, सफाई नहीं हुई तो नगर निगम याद आता, सुबह से लेकर रात तक उसको नगर निगम ही याद रहता है। मैंने रहते हुए मुझे अच्छे से याद है कि नर्मदा जी के घाटों का जो सौंदर्यीकरण हुआ, शायद संभवतः कभी किसी ने चिंता नहीं की। वहाँ पर नर्मदा जी की आरती होती थी, जब मैं जाता था तो वहाँ घाट के बाजू में सिद्ध घाट था, वहाँ पर इतनी गंदगी रहती तो लोग सोच तक के लिए जाते थे। लेकिन माँ नर्मदा की प्रेरणा से वो घाट बहुत सुंदर बने, वो एक बड़ी थी। मैंने 1-2 प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी वो शायद मैं नहीं कर पाया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट है जी, उस समय हमारी मुंबई की कंपनी से बातचीत हो रही थी, लगभग 24,000 स्ट्रीट लाइट हमारी है जी। अभी नगर निगम को उसमें बड़ा पे करना पड़ता है, जो टैक्स हुआ था, बिजली का बिल आता है जी। हमारा उस कंपनी से टाई अप इस बात का हो रहा था कि पूरे शहर के जितनी स्ट्रीट लाइट हैं उनका रखरखाव वो खुद करेंगे। अच्छा। और हमको उसमें से सिर्फ हमारी बात इस बात में फंस रही थी कि हम उनसे उसमें रेवेन्यू मांग रहे थे जी। और उसके कारण से वो, चूंकि ये बात जब मेरा कार्यकाल समापन हो रहा था तब 4 महीने बचे थे तब ये, और उसके बाद से चुनाव आ गया तो वो प्रोसेस रुक गया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, और चूंकि नगर निगम के पास अब सीमित संसाधन, नगर निगम के पास लोग नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट को जबलपुर शहर में लाना चाहिए। वो कंपनी काम करने तैयार है, उसमें आपके सारे जितने हैंड्स हैं, मैं समझता हूँ कि आज वो कम है, पर यदि आप उस कंपनी को काम देंगे तो वो, आप एक फ़ोन लगाएंगे आपको 1 घंटे के अंदर बिजली
आपका पोल सेंटर जितने 24,000 से ऊपर, मैं समझता हूँ मैंने अपने कार्यकाल में जो उसको करने की कोशिश की थी, वो कहीं होगा तो जबलपुर शहर एकदम बहुत अपडेट होने की स्थिति में होगा, क्योंकि नगर निगम के पास अब संसाधनों की कमी, धीरे धीरे कर्मचारी रिटायर होते जा रहे हैं, तो जो अनुभवी कर्मचारी थे उनके जाने का असर भी आज जबलपुर शहर के विकास में दिख रहा है। नए लोगों के पास वो अनुभव नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि नर्मदा जल को लेकर इस शहर के अंदर यदि पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती तो मदन पटेल हमारे यहाँ थे, तो जबलपुर में कहीं किसी को 70 वार्डों में आवश्यकता पड़ती तो सीधे उसको याद करते, तो उसको सारी बातों का ज्ञान था। पर हम जो पुराने अधिकारी थे उन्होंने नए कर्मचारियों को ट्रेन नहीं किया, उसके कारण से नगर निगम में आज बहुत सारे अधिकारी आ गए, पर काम के मामले में अनुभवहीनता के चलते अभी सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जबलपुर शहर स्मार्ट सिटी में सम्मिलित हुआ है, और लगभग मैं ऐसा मान रहा हूँ, जो अभी मैंने देखा भी, आपने देखा हो कि रानीताल हमारा जो पीछे का तालाब था जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते थे, इतनी गंदगी रहती थी, लगभग 13-14 करोड़ की लागत से रानीताल के उस तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा। अभी मैं एक दिन गया था तो तालाब पूरा बन गया, उसके चारों तरफ फुटपाथ बन रहे हैं, गार्डन बन रहे हैं, चौपाटी बन रही है, मतलब अगले 1 साल में आपको रानीताल, जिस रानीताल के नाम से लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते थे, अब वहाँ परिवार के साथ घूमने जाएंगे। अभी ये एक हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है, ये बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, ये अपना छोटी उमती के पास, घंटाघर के पास, वो लगभग 70 करोड़ की लागत से, उसके 3rd फ्लोर पे 950, आपने मानव भवन देखा होगा, मानव भवन की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं, मेरे कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि उससे भी अच्छा वो ऑडिटोरियम बनकर 950 की, लेकिन अभी लोगों के ध्यान में नहीं, क्योंकि हम पब्लिसिटी उसकी नहीं कर पाए। वो लगभग 80 करोड़ की लागत से उसमें वो सेंटर बन रहा है। आप रानीताल का स्टेडियम देख लीजिए, रानीताल के स्टेडियम में खेल के लिए जितनी सुविधाएं होना चाहिए नेशनल स्तर की, वो सारी की सारी सुविधाएं वहाँ, मैं भी उसका निरीक्षण करने गया था। तो ये जब 1 साल के अंदर ये लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट, 6 महीने के अंदर मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की स्थिति होंगी, तो शहर को एक बड़ी सौगात स्मार्ट सिटी के माध्यम से मिलेगी। बिल्कुल सर, हम आशा करते हैं कि आने वाले समय पे रणजी खेलों का और नेशनल लेवल के गेम्स भी बिल्कुल, वो स्टेडियम तो बहुत अच्छा बन गया, हमेशा से इस चीज को लेकर लैग कर रहा है। बिल्कुल इसमें सर, मैं संगठन की बात करूं, अभी हाल ही में समाचार में आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने मानव घनकोरिया जी को बीजेपी में शामिल किया, तो ये किस तरीके से आपको सहायता करेगा आगामी चुनावों में, खासकर पूर्व की विधानसभा में? नहीं, वो आए हैं, स्वागत है उनका जी। पर भारतीय जनता पार्टी का अपना नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी का काम अपना है, हमारे बूथ तक की इकाइयाँ हैं, हमारी पेज की इकाइयाँ हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हम लगातार नीचे तक हमारा नेटवर्क चल रहा है जी। अच्छे कार्यकर्ता जोड़ते हैं तो और ऊर्जा आती है और ताकत मिलती है। उनका स्वागत है जबलपुर से। चलिए ठीक है सर, तो चलिए इसी तरह से आप विकास के कार्य लगातार करवाते रहें और आगामी चुनावों को लेकर हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।